नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे समास। अब यहाँ जैसे बताया गया है कि समास का अर्थ है संक्षेप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों जिनको वाक्य या वाक्यांश में प्रयोग करने पर हम पद कहेंगे, उनको मिलाकर जब एक संक्षिप्त शब्द बनता है जिसे सामसिक पद कहते हैं, उसे बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, उसे समास कहते हैं। मतलब हमें कई बार जरूरत होती है कि हम 3-4 शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना लें, और जब हम एक नया शब्द बनाते हैं तो वो समस्त पद कहलाता है। और वो समस्त पद तभी कहलाएगा जब वो समास की प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ शब्द होगा। तो जब दो या दो से अधिक पदों, शब्दों, जैसा आप बोलना चाहें वैसे पद ही कहलाएगा, तो उनको मिलाकर जब हम एक शब्द में बदल देते हैं तो वो प्रक्रिया समास कहलाती है, और वो बना हुआ शब्द जो है वो समस्त पद कहलाता है। अब हम इस समास की प्रक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा पढ़ेंगे। उदाहरण है रसोई के लिए घर। तो अगर हम इसको एक पद में बदलेंगे, यानी कि एक शब्द बनाएंगे, तो बनेगा रसोई घर। और कितने शब्दों से या कितने पदों से मिलकर बना था? रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर 4 पदों का प्रयोग हुआ था और उससे हमने क्या बना दिया? रसोई घर। तो ये प्रक्रिया जो है ये समास की प्रक्रिया, जिसमें हमने 4 शब्दों से एक शब्द बनाया, या इसे अच्छे शब्दों में कहेंगे तो 4 पदों से एक पद बनाया। 4 पद कौन से थे? रसोई के लिए घर। और एक पद कौन सा? रसोई घर। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अब हम बात करेंगे पूर्व पद और उत्तर पद। जब हमने समास की प्रक्रिया के द्वारा एक समस्त पद बनाया, एक शब्द बनाया, तो हमेशा उसमें 2 शब्द दिखाई देंगे, 2 पद दिखाई देंगे। तो जो पहले का पद होगा, पहला वाला जो शब्द होगा वो पूर्व पद कहलाएगा, और जो दूसरा वाला शब्द यानी कि पद होगा वो उत्तर पद कहलाएगा। तो पूर्व पद और उत्तर पद भी आपको आ सकता है। जैसे रसोई घर था, रसोई घर में रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद है, यानी कि रसोई पहला पद है जिसे पूर्व पद कहेंगे, और घर दूसरा पद है जिसे उत्तर पद कहेंगे। अब बात करते हैं विग्रह की। जिस प्रक्रिया के द्वारा समस्त पद बना था, आप उसी प्रक्रिया को उल्टा कर दीजिए, है ना। जैसे रिवर्स रिएक्शन होती है। तो आपका अगर रसोई घर शब्द को कहा जाए कि ये समस्त पद है और इसका विग्रह कीजिए, तो आप उसको उन शब्दों में, उन पदों में तोड़ देंगे जिनसे वो बना था। तो अब जब आपने उसे उल्टा कर दिया कि रसोई घर शब्द दिया और आपने उसे उल्टा करके लिख दिया रसोई के लिए घर, तो अब वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समास विग्रह। तो आपको ये सारी चीजें आ सकती हैं, समस्त पद, समास विग्रह और आपका समास, इन सब की परिभाषाएं आ सकती हैं। तो समास की मुख्य विशेषता क्या है? समास की मुख्य विशेषता है कि वो संक्षिप्त करने का काम करता है, यानी कि 2, 4, 3 पदों को छोटा करके एक पद में बदल देता है। इससे क्या फायदा होता है कि जो हम बड़े वाक्य में 3-4 शब्द प्रयोग कर रहे होते हैं, उस बड़े वाक्य को छोटा करने में मदद मिलती है कि उन 3-4 शब्दों का हम एक शब्द बना लेते हैं। जैसे अगर मैं एक वाक्य बनाना चाहूँ कि मैंने अपने घर में रसोई के लिए घर बनवाया, तो उसकी जरूरत ही नहीं, मैं वाक्य को छोटा कर सकती हूँ कि मैंने अपने घर में एक रसोई घर बनवाया, तो वाक्य को छोटा करने का भी काम करता है। और खास बात, इस समास की प्रक्रिया के द्वारा जो भी शब्द बनता है वो एक सार्थक शब्द होता है, यानी कि उसका एक निश्चित अर्थ होता है। अब आगे चलते हैं समास के मुख्य भेद। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि अव्ययी भाव समास, यानी कि अव्यय से बना है। अव्यय मतलब अविकारी, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लिंग बदल दो वाक्य में, वचन बदल दो, वो शब्द वैसा ही रहता है। तो वो शब्द जो है वो किससे बनता है? अव्ययी भाव समास से बनता है। इसमें पहला पद जो होता है, अगर हम पूर्व पद उत्तर पद की बात करें तो पहला पद भी अव्यय होगा, और जो नया शब्द बनेगा वो भी अव्यय की तरह ही काम करेगा। अब इसकी पहचान, दूसरी पहचान क्या है? ये पहली पहचान होगी। दूसरा नंबर, जब एक शब्द 2 बार रिपीट हो, यानी कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक शब्द 2 बार आए, तो वहां पर भी जो शब्द बनता है वो अव्ययी भाव समास के द्वारा ही बनता है। जैसे हाथों हाथ, जन्मों जन्म। तो जब 2 शब्द एक जैसे हो, चाहे इसमें बीच में योजक चिन्ह भी लगा हो, वो भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसके बाद अगला है, इसका पहला पद हमेशा उपसर्ग होगा। आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, ये सारे शब्द जो हैं ये उपसर्ग शब्द हैं, और ऐसे बहुत सारे उपसर्ग शब्द हैं जिनसे अव्ययी भाव समास के
द्वारा शब्द बनेंगे। अब पता कैसे चलेगा कि ये उपसर्ग है? तो आप उसी शब्द से अ है तो आ से बहुत सारे शब्द बना के देख लीजिए, आ है तो आ से, अनु है तो अनु, उससे बहुत सारे शब्द बना के देख लीजिए। अगर एक से ज्यादा शब्द बने दैट मीन्स वो उपसर्ग है। तो उपसर्ग से बने हुए शब्द भी क्या होते हैं? अव्यय। और जब वो शब्द बन जाए तो आप क्या करें? उसकी टेस्टिंग कर लीजिए। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है इसके, पहला है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा जो है आपका यथासंभव उपसर्ग है, उससे बना है। प्रतिदिन, प्रति एक, प्रति क्षण, ये शब्द, इसमें शब्द में भी उपसर्ग है प्रति, यानी कि प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। और वह प्रतिदिन खाना खाती है, वह प्रतिदिन खाना खाता है, वे प्रतिदिन खाना खाते हैं। तो लिंग भी बदल दिया हमने, वचन भी बदल दिया, उसके बावजूद शब्द में कोई बदलाव नहीं आया, तो ये अव्ययी भाव समास से मिलकर बना शब्द है। अब है दो शब्द रिपीट, एक शब्द का दो बार रिपीट होना, घर घर, रातों रात, ये शब्द ऐसे हैं जो एक ही शब्द है, दो बार रिपीट हो रहे हैं। बीच में इनके योजक चिन्ह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे घर घर में योजक चिन्ह है, रातों रात में योजक चिन्ह है, लेकिन हाथों हाथ में योजक चिन्ह नहीं है। तो अगर योजक चिन्ह है या नहीं है लेकिन एक शब्द सेम दो बार रिपीट हो रहा है तो वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। उसकी टेस्टिंग कर लीजिएगा, उसका एक वाक्य बना लीजिएगा। अगर वाक्य में एक बार लिंग बदल लो, एक बार वचन बदल लो, अगर लिंग बदलने पर भी उस शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर वचन बदलने पर भी उस शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वह अव्ययी भाव समास से बना उदाहरण होगा। यानी कि अव्ययी भाव समास का पहला नियम, शब्द अव्यय होगा, अविकारी होगा, जिसपे लिंग वचन कारक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, उपसर्ग से पूर्व पद उपसर्ग होगा, उपसर्ग से बने हुए शब्द होंगे। नंबर 3, सेम शब्द दो बार रिपीट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या है? देखिए, जब हम देखें कि दो शब्द जो हैं उनके बीच में कहीं कोई कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, करण को, या आप गाना सब आपने सुना होगा जहाँ के लिए होता है, काके की होता है। दो पदों के बीच में जब का, के लिए, के द्वारा, में, से, पर, ये कारक चिन्ह, और इन कारक चिन्हों को हटाकर, उड़ाकर हम एक समस्त पद बना दें, एक नया शब्द बना दें, तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत बनेगा। ये बहुत ही आसान है। इसमें आप सिर्फ, आपके 8 कारक होते हैं, उसमें से पहला वाला कर्ता ने वाला उड़ा दो और संबोधन हे अरे लास्ट वाला उड़ा दो 8वां। तो जो दूसरे से 7वें तक हैं वो सारे कारक चिन्हों का प्रयोग इन दोनों यहाँ पर इस तत्पुरुष समास में होगा। ठीक है, जैसे कि राजा का कुमार, तो राजा का कुमार का उड़ा दीजिए और का उड़ाते ही क्या हो जाएगा? राजा का राजकुमार बन जाएगा और तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगले उदाहरण है हाथ के लिए कड़ी, के लिए भी आपका कारक है, उड़ा दीजिए, हथकड़ी बन जाएगी। राजा का कुमार हो गया तुलसीदास कृत, यानी कि तुलसीदास द्वारा कृत, कृत मतलब रचित। तो तुलसी, अब जब द्वारा हटा दोगे आप तो तुलसीदास कृत बन जाएगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी कि पथ से भटका हुआ, से भी आपका कारक चिन्ह है, इसे आप उड़ा दीजिए तो पथ भ्रष्ट बन जाएगा। अब अगला शब्द है जल समाधि। जल समाधि यानी कि जल में समाधि। अब में फिर आपका अधिकारण कारक है, में पर होता है, तो आप में उड़ा दीजिए तो जल समाधि बन जाएगा। तो तत्पुरुष समास सिर्फ और सिर्फ कारक शब्दों से, का विभक्ति चिन्हों से, सिर्फ इन दोनों से ही संबंधित है। आप दो पद देखिए, उनके बीच में आपको कारक चिन्ह दिखाई देगा, कारक चिन्ह उड़ा दीजिए, उन दोनों शब्दों को मिला दीजिए और जब एक नया शब्द बन जाए तो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे दो पद है हाथ और कड़ी, के लिए उड़ा दीजिए और बन गया हथकड़ी। तो इस तरह से कारक चिन्हों को हटाकर शब्द बनाते हैं। अब अगला है कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास में जो शब्द बने होते हैं या जो शब्द बनने वाले होते हैं उसमें एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा होता है, यानी कि एक शब्द विशेषण होता है और एक शब्द विशेष्य होता है, या उप में उपमान का संबंध होता है। मतलब दो चीजों की, या तो वो दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, व्यक्ति या वस्तु हो, या वस्तु या व्यक्ति हो, उनकी आपस में बहुत समानता के कारण तुलना की जाती है। तो जहां पर इस तरह का संबंध पाया जाता है वहां पर कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है या दो वस्तु व्यक्तियों की तुलना की जाती है। तो ऐसी जगह जहां तुलना की जाए या विशेषता बताई जाए
दो पदों के बीच में, चाहे वो विग्रह करा हुआ पद हो चाहे वो समस्त पद बना हुआ हो, विग्रह करने पर हमें पता चल जाएगा कि भाई विशेषता बताई जा रही है या फिर तुलना की जा रही है। तो दोनों ही स्थितियों में कर्मधारय समास होगा। अब बात करते हैं उदाहरण की। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। देखिए मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो इसीलिए ये किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। दही वड़ा, दही में डूबा वड़ा। अब ये वड़े की विशेषता बताई जा रही, बड़े की विशेषता कि वो किस में डूबा हुआ है? दही में डूबा हुआ है। तो ये भी क्या हो गया? कर्मधारय। देखिए दोनों में, एक में उपमान तुलना वाला संबंध है, दूसरे में विशेषण विशेष्य वाला संबंध है, तो दोनों ही कर्मधारय के उदाहरण है। गुरुदेव, गुरु रूपी देव यानी कि गुरु के समान देव, तुलना की जा रही है। चरण कमल, कमल के समान चरण, यहां भी तुलना की जा रही है। चरणों की तुलना, चरण मतलब पैर, चरणों की तुलना कमल से की जा रही है, तो यहां भी तुलना वाला संबंध है, तो कर्मधारय समास हुआ। नील गगन, नीला है जो आसमान या नीला है जो गगन, यहां पर गगन या आसमान की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? वो नीला है, तो इसीलिए यहां पर कौन सा समास होगा? यहां होगा कर्मधारय समास। तो बस कर्मधारय समास में आपको इतना याद रखना है कि कर्मधारय समास में दो पदों के बीच में या तो तुलना का संबंध होगा, तुलना की जा रही होगी, या विशेषता का संबंध होगा। अब अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला भेद है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में जो पूर्व पद होगा, पहला पद होगा, वो संख्यावाचक होगा, यानी कि वहां नंबर्स नजर आएंगे, और कभी कभी उत्तर पद भी, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है 100 में से 2 बार कि उत्तर पद भी संख्यावाचक हो सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। मतलब हमें ऐसा नजर आता है कि जब हम उसको टुकड़े करेंगे तो आगे जो नंबर है उसके समूह के रूप में वो निकल के आएगा, किसी खास अर्थ में नहीं नजर आएगा। तो समूह और समाहार का बोध जिस समास में हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु के नाम में भी द्वि यानी कि दो, यानी कि नंबर दिखाई देते हैं, तो जिसमें नंबर्स दिखाई दें वो आपका द्विगु समास होता है, और इसमें समूह के रूप में चीजें होती हैं। जैसे नवग्रह, यानी कि 9 ग्रहों का समूह या समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह या समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तो यहाँ पर जो हमें पता चल रहा है, सिर्फ यही पता चल रहा है कि किसी चीज का समूह है, कोई समूह के अलावा कोई और अर्थ नहीं बन रहा है। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 आबों का 100 शब्दों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह या समाहार। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। तो जहां आपका पहला पद संख्यावाची हो और जब उसे तोड़े तो वो समूह में आसानी से में टूट जाए, तो वो कौन सा समास होगा? वह द्विगु समास होगा। अब समस्या कहाँ आएगी? इस समस्या को समझने के लिए हम बहुव्रीहि समास को पहले पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास, जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका मतलब जब 2 पद मिलकर कोई शब्द बना रहे हैं तो किसी तीसरे पद की ओर, किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ इशारा किया जाता है। और इसके जब हम विग्रह करते हैं ना कि वो हमें ढूंढना है कि कौन है वो तीसरा व्यक्ति वस्तु, तो विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। तो इस तरह की संरचना जब हमें किसी समास के अंतर्गत मिलती है तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इस पूरे समास में ही समस्त पद किसी अन्य पद की तरफ इशारा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई शब्द बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें 2 पद तो मिलते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, जिनको मिलकर समस्त पद बनता है। साथ ही किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की तरफ एक इशारा होता है कि भाई कोई व्यक्ति है या वस्तु है जो ऐसा है, और हमें एक नाम भी मिलता है, वो नाम भी हमें लिखना होता है, तब वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण बनता है। बात कर लेते हैं हम अब इसके उदाहरणों की। गजानन, गज का आनन है जिसका, गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुंह, हाथी जैसा मुंह है जिसका। कौन है भाई? गणेश है, यानी कि तीसरा पद मिला, तीसरी विशेषता मिली, और उस पद और विशेषता का नाम भी मिला। जब तक आप गणेश शब्द नहीं लिखेंगे तब तक वो बहुव्रीहि का एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं बनेगा। त्रिनेत्र,
तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके मतलब शिव है वो, जिसके नेत्र तीन है, तो हमें नाम मिल गया, बहुव्रीहि समास है। अब आप कहेंगे मैडम ये तो द्विगु समास भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तीन नेत्रों का समाहार जब आप ऐसे करेंगे तो वो द्विगु समास का उदाहरण बनेगा। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि तीन नेत्र हैं जिसके, कोई ना कोई अर्थ मिल रहा है। समाहार से ज्यादा हमें कोई व्यक्ति का नाम इशारा कर रहा है, शिव, तो इसीलिए ये बहुव्रीहि समास का एक सुंदर उदाहरण होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है भाई कंठ नीला? शिव जी का है। तो अब शिव नाम मिला हमें, तब भी ये बहुव्रीहि का उदाहरण हुआ। लेकिन ये कर्मधारय का उदाहरण भी हो सकता है। कैसे? जब हम इसको तोड़ेंगे, नीला है जो कंठ, अब यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है कि कंठ की विशेषता है कि वो नीला है, तो अब ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। चलिए जल्दी से अगला उदाहरण ले लेते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, यानी कि कौन है? गणेश जी है, बहुव्रीहि का उदाहरण। दशानन, दश आनंद जिसके, आनंद यानी कि मुंह, कौन है? रावण है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, कौन है? विष्णु है। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके पीले वस्त्र होते हैं? श्री कृष्ण के, इसीलिए उन्हें पीताम्बर भी कहा जाता है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु, यानी कि जो चक्र को धारण करने वाला है वो एक व्यक्ति है, एक देव है जिनको विष्णु कहा जाता है, तो इसीलिए अब ये बहुव्रीहि का उदाहरण बनेगा। देखिए बहुव्रीहि में जब आप किसी तीसरे व्यक्ति का नाम ढूंढते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर हमें देवताओं के नाम मिलते हैं, भगवानों के नाम मिलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, 90% जो हमें नाम मिलते हैं वो देवताओं के मिलते हैं और वो बहुव्रीहि के उदाहरण कहलाते हैं। आप इसको इसके उदाहरण द्विगु समास में भी मिक्स होते हैं और इसके उदाहरण कर्मधारय में समास में भी होते हैं। लेकिन आप उसको तोड़ेंगे ऐसे, जैसे मैंने नीलकंठ को तोड़ा, नीला है कंठ जिसका, इसका मतलब शिव, और नीला है जो कंठ यानी कि विशेषता, इसका मतलब कर्मधारय समास। अब अगले समास की तरफ बढ़ते हैं, द्वंद्व समास। इसमें समस्त पद ही दो पदों के बीच में योजक चिन्ह लगकर बनेगा। इसका विग्रह करने पर अथवा और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होगा, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें समस्त पद जो है वो दो पद तो होंगे ही, पूर्व पद उत्तर पद, लेकिन वो आपस में चिपके हुए नहीं होंगे, उनके बीच में एक योजक चिन्ह होगा, छोटा सा डैश होगा, और उससे हमें पता चल जाएगा ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास होगा। अब ऐसा आपको अव्ययी भाव समास में भी मिल सकता है, जैसे कि दिनों दिन, ठीक है, पल पल, उसके बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, लेकिन वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होगा क्योंकि वो सेम शब्द रिपीट हो रहा है। द्वंद्व समास में बीच में योजक होगा लेकिन सेम शब्द रिपीट नहीं होगा, बल्कि इसमें किस तरह के शब्द होंगे? उन दो शब्दों के बीच में आपस में कोई रिश्ता होगा, संबंध होगा, या वो आपस में विलोम शब्द भी हो सकते हैं। रिश्ता मतलब किसी भी प्रकार का रिश्ता हो सकता है, जैसे दाल रोटी, दाल का रोटी से संबंध, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं। अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। देखिए अपना या पराया, इसमें एक संबंध है। पाप और पुण्य में विलोम शब्द है, पाप का पुण्य जो है विलोम क्या है? वो पुण्य। राधा और कृष्ण, इनमें आपस में प्यार का संबंध है। अन्न और जल, इनमें भी आपस में खाने से संबंधित है कि अन्न और जल दोनों का ही आपस में एक रिश्ता है। नर और नारी, ये विलोम शब्द हो गए। गुण और दोष, ये भी विलोम शब्द हो गए। देश और विदेश, ये भी विलोम शब्द हो गए। इसके अतिरिक्त रिश्तेदारी वाले कौन से शब्द हो सकते हैं? चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, ये सब शब्द जो है ये रिश्तेदारों वाले शब्द हैं और ये भी द्वंद्व समास के अंतर्गत ही बनते हैं। द्वंद्व समास में इस तरह के शब्द इसलिए होते हैं क्योंकि द्वंद्व का अपना अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा, मतलब कौन श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं या दूसरा पद श्रेष्ठ है, तो दोनों ही पद श्रेष्ठ है और ये द्वंद्व समास है। धन्यवाद।